हेलो एवरीवन, दिस इज सत्येंद्र कुमार। आप सभी का जीएस वाले एकेडमी में मैं सत्येंद्र कुमार तहे दिल से स्वागत करता हूं। सभी को राम राम, सभी को नमस्कार, सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी, बाल मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, तो आज का हमारा लेक्चर बहुत ही कम समय में मैं आप लोगों को एक छोटा सा इंपॉर्टेंट लेक्चर है वो समझाने की कोशिश करूंगा। इसका मैंने पार्ट 1 ये होगा, इसके बाद पार्ट 2 भी हम लोग अपलोड करेंगे, क्योंकि आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गेस्टाल्टवाद, जो आपके यूपी टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा लेक्चर ये जो बनाया जा रहा है वो यूपी टेट स्पेशल होगा, जहां पर हम लोग गेस्टाल्टवाद को समझने की कोशिश करेंगे। और ये आपको पार्ट 1 में है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट में, और पार्ट 2 भी इसका हम जल्दी अपलोड करेंगे। तो आइए हम लोग समय को वेस्ट ना करते हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, हमारी हेडिंग देख रहे होगे आप लोग, कोहलर का सूझबूझ का सिद्धांत। कोहलर का सूझबूझ का सिद्धांत। देखिए, कोहलर के सूझबूझ को सिद्धांत को हम लोग इनसाइट के नाम से भी जानते हैं। ध्यान से समझिएगा, इनसाइट का अर्थ होता है अचानक से एकदम से सूझ का जाना। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग बैठे थे, कोई काम कर रहे थे और दिमाग काम नहीं कर रहा था, और एकदम से हमारे अंदर एक क्लिक कर गया कि अरे ये काम ऐसे हो सकता है, एक सूझ उत्पन्न हो जाना अचानक से। तो उस इनसाइट को हम लोग बोलते हैं अचानक से सूझ आ जाना। तो उसी सिद्धांत को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, और कोहलर का ये सिद्धांत सूझबूझ का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, जिसे इनसाइट लर्निंग थ्योरी या हिंदी में अंतर्दृष्टि या सूझबूझ का सिद्धांत कहते हैं। इतनी बात हो गई। अब सबसे पहले एक बात ध्यान रखिएगा कि जो हम लोग कोहलर का सूझबूझ का सिद्धांत पढ़ रहे हैं, अंतर्दृष्टि सिद्धांत पढ़ रहे हैं, या इनसाइट लर्निंग का सिद्धांत पढ़ रहे हैं, ये एक विचारधारा पे आधारित है। उस विचारधारा को आप ध्यान से सुनिएगा जो मैं यहां बोलने जा रहा हूं। देखिएगा, जो कोहलर का जो सिद्धांत है सूझबूझ का, उस सिद्धांत से पहले आप ध्यान रखिएगा 1912 के समय, 1912 में एक विचारधारा का उदय होता है जर्मनी में। जर्मनी में 1912 में एक विचारधारा का उदय होता है। उस विचारधारा को हम लोग गेस्टाल्टवाद के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? गेस्टाल्टवाद। देखिए, जब भी किसी शब्द में एंड में वाद जुड़ता है, जैसे कि राष्ट्र होता है, राष्ट्रवाद होता है, एक भौतिक होता है, एक भौतिकवाद होता है। चूंकि हम लोग यहाँ पे गेस्टाल्टवाद की बात कर रहे हैं, तो हमारा जो कोहलर का सूझबूझ का सिद्धांत है वो एक विचारधारा पे आधारित है, और उस विचारधारा का जन्म 1912 में जर्मनी में हुआ था, और उस विचारधारा का नाम है गेस्टाल्टवाद। और गेस्टाल्टवाद का अर्थ क्या होता है उसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर सब कुछ मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश करी है। तो देखिएगा, गेस्टाल्टवाद का अर्थ होता है संपूर्ण आकृति, या दूसरा अन्य नाम आपको ध्यान में रख सकते हैं समग्रवाद। आपका कोई भी संपूर्ण आकृति या समग्रवाद या इकाईवाद, इन तीनों को हम लोग गेस्टाल्टवाद के नाम से जानते हैं। देखिए, सिंपल भाषा में, शुद्ध भाषा में, जो कोहलर का सूझबूझ का सिद्धांत है जो गेस्टाल्टवाद पे आधारित है, और ये गेस्टाल्टवाद जर्मन शब्द है जिसका अर्थ सिंपल भाषा में ये कहना चाह रहा है कि कोई भी चीज अपने आप में संपूर्ण होती है, होल होती है। संपूर्ण यानी कि टोटल। यानी कि मैं आपसे एक एग्जाम्पल देता हूं। आपकी ये शरीर है, जैसे आप बॉडी बोलते हो, आपका शरीर सभी का होता है, जीव का शरीर। तो क्या आप अपने शरीर को हाथ बोलते हो, या पैर बोलते हो, या उंगली बोलते हो? नहीं। जैसे ये हाथ, ये आपकी उंगलियां जो हैं, लेकिन संपूर्ण जो आकृति जो होती है वो तो बॉडी है ना। तो उसी तरीके से गेस्टाल्टवादी बोलना चाह रहे हैं कि संपूर्ण आकृति का अध्ययन हमें करना चाहिए। जिस तरीके से हमारी ये बॉडी एक होल है, समग्र है, टोटल है, उसी को हम गेस्टाल्टवाद के नाम से जानते हैं। अगर किसी भी समस्या का समाधान सूझबूझ के आधार पर करना है, तो सबसे पहले उसकी संपूर्णता या टोटल जो भी कोई समस्या है उसको जानने की कोशिश करें। और वो समस्या जो होगी वो अपने आप में एक है, संपूर्ण है। इसलिए इसको कभी ना कभी हम लोग इकाईवाद के नाम से भी जानते हैं। दूसरा एग्जाम्पल समझिएगा। मैं आपसे बोलूं कि एक पेड़ है, और मैंने आपसे बोला, कोई बोलता है कि एक पेड़ को काटने जा रहे हैं, पेड़ को काटने जा रहे हैं। क्या आपने कभी ये सुना पत्ती को काटने जा रहे हैं, तने को काटने जा रहे हैं, फूल को काटने जा रहे हैं? तो हम लोग तो सिर्फ इतना ही बोलते हैं ना, उस पेड़ को काटने जा रहे हैं। यानी कि वो पेड़ अपने आप में संपूर्ण है, एक होल आकृति है,
उसी को बोल रहे हैं वो लोग संपूर्ण आकृति या समग्रवाद, यानी कि वो अपने आप में पेड़ जो संपूर्ण है उसका अध्ययन करना चाहिए। सबसे पहले संपूर्ण आकृति को एक बार प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से आप जानिए, और उस प्रत्यक्षीकरण के बाद संपूर्ण अवलोकन करने के बाद समग्रवाद, संपूर्ण आकृति जानने के बाद प्रत्यक्ष अवलोकन के बाद आपके अंदर एक थोड़ी समय बाद एक सूझ उत्पन्न होती है। कैसे उत्पन्न होगी उसको हम लोग ध्यान से समझते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ और भी तथ्य हमारे उनको जानने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, ये जो कोहलर महोदय हैं जिनका सिद्धांत गेस्टाल्टवाद पर आधारित है, ये कोहलर जो था ना, ये बताते हैं कि एक द्वीप पर गया, आइलैंड जैसे बोलते हो, उस द्वीप पर इसको कुछ वन मानुष मिले जिसे चिंपैंजी के नाम से भी जानते हैं। और आपको पता होगा कि 6 के आसपास इसको 6 जानवरों पर, 6 चिंपैंजियों पर प्रयोग किया था, जिसमें से सबसे ज़्यादा फेमस जो हुआ था आपका, सबसे ज़्यादा प्रयोग जो हुए आपके सुल्तान नामक जो आपका वन मानुष था उस पर प्रयोग। क्योंकि कभी कभार पूछते हैं कि कोहलर ने अपना प्रयोग किस पर किया था, तो सुल्तान पर किया था। और कहाँ किया था, तो इन्हें एक द्वीप पसंद था, टेनरिफ आइलैंड या टेनरिफ द्वीप है, और वहां पर एक कैनारी शहर है, वहां पहुंचकर ये अपना प्रयोग करते हैं सुल्तान पर। ध्यान में रखिएगा, कैनारी शहर है, टेनरिफ द्वीप है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे एग्जाम में शायद ही आए ये पॉइंट, लेकिन जो आ सकता है वो सूझबूझ से संबंधित आता है। लेकिन जनरल एक बात आई है तो हम लोगों ने यहां पर चर्चा कर ली। तो गेस्टाल्टवाद पर आधारित जो सूझबूझ का सिद्धांत है, एक बात बताओ, कोई भी जब इंसान सूझबूझ करेगा, अचानक से उसकी बुद्धि जागेगी तो उसके अंदर एक सूझ पैदा होगी। तो सूझ यार जो होती है ना, एक शब्द पर आधारित होती है, संज्ञानवाद। समझ रहे हो ना, संज्ञानवाद। संज्ञानवाद वो वाला है जहां पर हमें दिमागी चिंतन का प्रयोग किया जाता है, कल्पनाओं के माध्यम से सोचते हैं, चिंतन के माध्यम से सोचते हैं, हमें ध्यान लगाना पड़ता है, कल्पनाओं में जाते हैं, चिंतन करते हैं, तब जाके हमारे संज्ञान का उदय होता है। और ये सूझबूझ जो होती है वो संज्ञान पर आधारित होती है। तो अब आगे क्या होगा उसको ध्यान से समझिएगा। अब हम लोग यहां पर आगे बात करते हैं कोहलर का प्रयोग। देखिएगा, जो कोहलर साहब हैं इन्होंने अपने 2 प्रयोग किए हैं। सबसे पहले इन्होंने जो सुल्तान पे तो किया ही है, तो करते क्या, ये सुल्तान को एक आपका पिंजड़े में या एक रूम में बंद कर देते हैं, ऊपर से खुला हुआ है, ठीक है, सुल्तान को बंद कर दिया, और सुल्तान को जो ऊपर छत है उस पर इन्होंने केले लटका दिए थे। अब केले लटकाने के बाद क्या होता है कि उसी रूम में कोहलर साहब ने कुछ आपके कागज के बॉक्स जो होते हैं ना, जो आपके, उन डब्बों को रख दिया रूम के अंदर, पिंजड़े के अंदर। अब कोहलर देखना चाहता था कि इसके अंदर सूझबूझ उत्पन्न कैसे होगी और ये कैसे भोजन को प्राप्त करेगा, और भोजन को प्राप्त करने के लिए या सूझबूझ से पहले वो कैसे इस दुनिया को इस प्रत्यक्ष अवलोकन के माध्यम से उसके अंदर सूझ आएगी। ध्यान से सुनेंगे। अब उसने डब्बे रख दिए। अब सुल्तान भूखा होता है, भूखा होगा बिल्कुल, तो वो यहां वहां सबसे पहले ध्यान रखिएगा, जो डब्बे रखे हुए हैं, अब वो आसपास केले दिख गए उसको। अब केले दिख गए तो उसको खाना है। अब उसके सामने डब्बे रखे हुए हैं, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले जो पिंजड़ा है या रूम है उधर यहां वहां देखेगा केलों को कैसे प्राप्त किया जाए, यानी कि संपूर्ण स्थिति का वो प्रत्यक्ष अवलोकन करेगा। सबसे पहले संपूर्ण स्थिति जो है, परिस्थिति जो उसका अवलोकन करेगा। उसके बाद उसको डब्बा दिखाई दिया। अब अपनी सूझ के बाद वो डब्बे पे खड़ा होता है, ठीक है। अब वो डब्बे पे खड़े होने के बाद ऊपर केले को उठाने की कोशिश करेगा, नहीं हो पाया। अब क्या करता है, फिर से डब्बे के ऊपर डब्बा रखता है, लेकिन किसी ने, कोहलर साहब ने केले बहुत ज्यादा ऊपर रख दिए हैं। दूसरा डब्बा रखा, फिर नहीं चढ़ पाया। फिर अब क्या करते हैं, फिर उसके ऊपर तीसरा डब्बा रखा। वो कोहलर केलों को प्राप्त करना चाहता है, केले को प्राप्त कर लेगा या केले को नहीं प्राप्त कर पाएगा। होगा क्या कि जब केले प्राप्त नहीं होंगे तो वो डब्बों से भाग जाएगा, उतर जाएगा, थक गया, वो दिमाग खराब हो गया, उसको केले प्राप्त नहीं हुए। तो अब अचानक से क्या होता है, वहां पे केले उसको नहीं मिले। वहां पर कुछ लोहे की छड़ें भी उपस्थित हैं रूम में या पिंजड़े में। अब पिंजड़े में वो क्या करेगा, लोहे की रॉड को अपने हाथ में लेगा। वो उसने ऐसे ही लिया। अब वो लोहे की रॉड जो थी उससे ऐसे कनेक्ट हो गई 2 रॉड। अब वो जुड़ गई तो उसके अंदर एक
क्या होता कि जब उसने संपूर्ण प्रत्यक्ष अवलोकन किया, संपूर्ण प्रत्यक्षीकरण किया अंगों का, इस जो उसके आसपास था, करने के बाद जब उसे लोहे की छड़ों को उसने जोड़ा, तो उसके अंदर एक सूझ उत्पन्न हो गई कि इन दो छड़ों से शायद हम लोग केले को प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि वो थका होगा, थोड़ा रुका होगा, और एकदम से उसके अंदर क्या होता होगा कि जब देखता है तो उसको लोहे की छड़ दिखी, और उन लोहे की छड़ों को उसने सोचा जोड़ दिया जाए, कनेक्ट कर दिया जाए, तो ये जो सूझ उत्पन्न होती है, इसी को इनसाइट बोलते हैं, इसी को अंतर्दृष्टि बोलते हैं, जो अचानक स्थिति अचानक पैदा होती है, जो कि एक संज्ञानात्मक क्रिया है। और ये संज्ञानात्मक क्रिया, ये सूझबूझ की क्रिया जो वो करेगा ना, सबसे पहले वो संपूर्ण परिस्थितियों का अवलोकन करके करता है। यही वो बताना चाह रहे हैं कि कैसे एक व्यक्ति के अंदर इंसाइट या सूझबूझ अचानक से जन्म लेती है। इतनी बात हो गई। ये उसी तरीके की बात हो गई बच्चा, जैसे बचपन में आप लोगों ने कौवे की कहानी पढ़ी होगी कि कौवे की कहानी में जब कौवा प्यासा होता है तो घड़े में उसको पानी दिखता है, लेकिन पानी इतना नीचे था कि वो पानी पी नहीं सकता था, या तो वो पीने की कोशिश करता तो उसी में गिर जाता। तो सबसे पहले वो कौवे ने क्या किया था कि उसने आसपास अपनी कंकड़ देखे संपूर्ण परिस्थितियों का उसने अवलोकन किया। कोई भी समस्या आएगी तो उसको सबसे पहले होल देखो, उस संपूर्णता को एक बार देख लोगे ना, तो स्थिति हम लोग की जो होती है प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो उसने क्या किया, कंकड़ वंकड़ देखे, उसने उसके अंदर एक सूझ पैदा हो गई परिस्थिति को देखकर, संपूर्ण परिस्थिति को प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से उसने कंकड़ों को इकट्ठा किया, डाला, और अचानक जो सूझ हुई उसने अपने पानी को प्राप्त कर लिया। यही सूझबूझ का आपका सिद्धांत है जो कोहलर महोदय ने दिया है, जो गेस्टाल्टवाद पर आधारित है। आइए थोड़ा सा और हम लोग चर्चा करते हैं, क्योंकि मैंने जैसा आपसे कहा कि ये पार्ट 1 लेक्चर होगा, जल्दी ही हम लोग इसके ऊपर पार्ट 2 भी अपलोड करेंगे, क्योंकि पार्ट 2 में इन्होंने कुछ इमेजेस या चित्र के माध्यम से कुछ 5 या 6 सिद्धांत दिए हैं। वैसे तो देखें तो 7-8 सिद्धांत हो सकते हैं, गेस्टाल्टवाद के 7 या 8 सिद्धांत है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट होंगे, जैसे समीपता का नियम हो गया और भी अन्य नियम हैं, उनको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर चित्र आकृति की बात करी गई है। उससे पहले जो यहां पर है वो हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसे मैंने यहां पर बोला है, सूझ अचानक उत्पन्न होती है, इसे अंतर्दृष्टि या इंसाइट कहते हैं। अब जो सूझ उत्पन्न होगी ना, उससे पहले वो बोलता है कि वो संपूर्ण परिस्थितियों का प्रत्यक्षीकरण करता है, और उसके बाद अचानक से उसके अंदर एक इंसाइट सूझ उत्पन्न हो जाती है। यही हमने चर्चा करी। आइए थोड़ा सा और करते हैं। देखिएगा, ये जो गेस्टाल्टवाद है, ठीक है, जो एक विचारधारा है जिसका जन्म 1912 में हुआ, इसको मानने वाले कुछ लोग हैं। वो नाम कौन कौन से हैं वो आप ध्यान रख सकते हैं, यहां पर मैंने नाम लिख रखे हैं। सबसे पहले आएगा मैक्स वर्देमियर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैक्स वर्देमियर। दूसरा हमने लिखा हुआ है कुर्ट लेविन, तीसरा लिखा हुआ है कोहलर, और चौथा लिखा हुआ है कोफका। बच्चा ध्यान रखिएगा, गेस्टाल्टवाद विचारधारा को या सूझबूझ विचारधारा को मानने वाले या संज्ञान से संबंधित जो आपका ये गेस्टाल्टवाद टर्म जो लिखा हुआ है, 4 लोगों का नाम मुख्य रूप से आता है। आपका सबसे पहले मैक्स वर्देमियर आता है, कोहलर का तो आएगा ही क्योंकि उन्होंने सिद्धांति दिया है ये आला, और तीसरा लिखा हुआ है आपका लेविन, और चौथा लिखा हुआ है कोफका। यहां पर महत्वपूर्ण बात यह होगी कि वो अगर आपसे पूछता है कि सूझबूझ का सिद्धांत किसने दिया, या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया, या इनसाइट लर्निंग किसने दी, तो कोहलर का नाम आएगा। और ये किस विचारधारा पर है, गेस्टाल्टवाद विचारधारा पर है। जबकि वो आपसे ये बोले कि ये जो विचारधारा है गेस्टाल्टवाद, वो देने वाला व्यक्ति कौन है, या गेस्टाल्टवाद का नायक या जनक कौन है, तब आप बताएंगे आपका मैक्स वर्देमियर का नाम आएगा। 2 अलग अलग चीजें हैं, मैक्स वर्देमियर का नाम आएगा। कुल मिला के फंडा इतना सा है जो गेस्टाल्टवाद है, कि ये कोई भी चीज है ना, उसको टुकड़ों में नहीं, पहले उसका संपूर्ण अवलोकन करो, उसकी संपूर्ण आकृति का, जिसे समग्रता या संपूर्ण आकृति कहते हैं। बात भी सही है, पहले पूरा पेड़ होगा ना, फिर बाद में उसके अंग होंगे। पहले पेड़ को जानो जो अपने आप में संपूर्ण है, एक समग्र है, एक इकाई है, उसके बाद उसके छोटे छोटे भागों को जानने की कोशिश करें। ध्यान से देखिए, यहीं से आप लोगों का विश्लेषण और संश्लेषण जैसी विधियां जो होती होंगी अस्तित्व में आने लगेंगी, क्योंकि इन विधियों में इसी तरीके की बात की गई है, संपूर्ण से अंश की ओर। ठीक है, आगे हम लोग इन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, ये इतनी बात हो गई हमारी।
अब देखिएगा, इतना करने के बाद लास्ट टॉपिक हमारा है गेस्टाल्टवाद के नियम। जैसा मैंने आपसे कहा था, ये 6-7 नियम है। जल्दी हम लोग इमेजेस के माध्यम से इसके सेकंड पार्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे। जल्दी मिलते हैं। अगर आपको पसंद आ जाए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जल्दी मिलेंगे। थैंक यू, बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, बाय।